दोस्तों पॉलिटिकल थ्योरी में हम पावर, अथॉरिटी, लॉ, जस्टिस, राइट्स, ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी इन सब को डिस्कस करते हैं। लेकिन इन सब में एक पॉइंट कॉमन है जो है स्टेट यानी राज्य। सवाल यह है कि स्टेट का मतलब क्या है। क्या स्टेट सरकार है? किसी टेरिटरी को, किसी पर्टिकुलर एरिया को स्टेट कहते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पावर स्ट्रक्चर को स्टेट कहा जाता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए स्टेट एक बैकबोन कंसेप्ट है। स्टेट को समझे बिना पॉलिटिक्स को समझना पॉसिबल ही नहीं है। इसी के लिए R.G. गेटल कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट। राजनीति स्टेट को स्टडी करना ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पॉलिस्कोप। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि स्टेट क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं मैक्स वेबर का व्यू। मैक्स वेबर जो कहते हैं, एक कंसाइज्ड साइंटिफिक डेफिनेशन इनके द्वारा दी गई। ये कहते हैं कि स्टेट इज़ अ ह्यूमन एसोसिएशन दैट हैज़ मोनोपोली ऑन द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी। कि स्टेट एक ह्यूमन एसोसिएशन है जिसके पास मोनोपोली है, मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल है। लेजिटिमेसी मतलब न्याय, जिसको लोग जो हैं वो खुद स्वीकार करते हैं, लेजिटिमेट किया लोगों ने कि आप फिजिकल फोर्स का यूज़ भी कर सकते हैं विद इन द डिफाइंड टेरिटरी। यहाँ पे 3 बेसिक वर्ड्स हमारे पास में, फोर्स, मोनोपोली एंड लेजिटिमेसी। तो फोर्स का मतलब पुलिस, आर्मी या फिर वेपन सिस्टम का कंट्रोल है कि ये सिर्फ स्टेट के पास रहेगा। स्टेट इनका यूज़ कर सकती है क्योंकि लोग उसको लेजिटिमेट करते हैं, लोग उसको जायज़ ठहराते हैं। लोग फोर्स के इस कंट्रोल को सही मानते हैं क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग सही है। जहाँ तक लॉ में जितना डिफाइंड होगा उस हद तक जो है उसको यूज़ किया जाए। एंड मोनोपोली है। मोनोपोली किसका? स्टेट का। स्टेट की मोनोपोली है इस पुलिस, आर्मी या वेपन सिस्टम पे। कोई दूसरा लाइक कोई माफिया या फिर कोई प्राइवेट आर्मी अपनी बिल्ड नहीं कर सकता विद इन स्टेट। इट ओनली गवर्नमेंट, ओनली द स्टेट हैज़ इट्स कंट्रोल। सो गवर्नमेंट के पास इसका फुली कंट्रोल है। तो इस स्टेट कंसेप्ट को हम समझेंगे 4 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गार्नर। गार्नर के द्वारा दिए गए 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। स्टेट किससे मिलके बना होता है? स्टेट के लिए स्टेट के 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। पॉपुलेशन की, स्टेट का अपनी एक पॉपुलेशन होती है, एक स्टेबल पॉपुलेशन है ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी। इट कैन बी स्मॉल और लार्ज। पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये कोई डिफाइंड नहीं है। लेकिन हाँ, स्टेबल पॉपुलेशन होना चाहिए। स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब है कि वहाँ पे रहने वाले लोग हों, ऐसा नहीं कि टूरिस्ट हों जो कुछ समय के लिए आए और फिर चले गए। तो स्टेट के पास एक फिक्स्ड पॉपुलेशन है जो कम ज़्यादा हो सकता है। टेरिटरी, एक पर्टिकुलर बॉर्डर होगा, डिफाइंड टेरिटरी होगी कि यहाँ तक हमारा जो एरिया है, स्टेट का अपना एक डिफाइंड एरिया होता है। एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज एक्शन एजेंट एंड गवर्नमेंट इज टेम्परेरी नॉट परमानेंट। मीन्स गवर्नमेंट तो आती जाती रही, कभी एक पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, कभी दूसरी पार्टी ने। तो ये जो गवर्नमेंट है, दिस इज अ टूल ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट इज नॉट स्टेट, गवर्नमेंट इज अ टूल ऑफ स्टेट। स्टेट के जो कुछ डिज़ायर्स है, स्टेट को कंट्रोल में रखने के लिए, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, उसकी पॉपुलेशन के लिए जस्टिस करने के लिए, उनके राइट्स, उनकी ड्यूटीज़ को संभालने के लिए स्टेट जो है वो गवर्नमेंट को यूज़ करती है। गवर्नमेंट जो है उसका एक टूल है। दिस इज एन एक्शन एजेंट एंड स्टेट हैज़ इट्स ओन सोवरेनिटी। अपनी सोवरेनिटी मीन्स अपना कंट्रोल है, प्रभुसत्ता। स्टेट अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। इंटरनल, आपको कोई वेलफेयर प्रोग्राम करने हैं स्टेट में, कोई लॉज आपको लेके आने हैं स्टेट में, तो आप किसी बाहरी ताकत से इन्फ्लुएंस होके नहीं लेके आएंगे या उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया को USA कहेगा कि आप ऐसा लॉ लेके आओ अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, या फिर इंडिया पाकिस्तान को कहे कि आप अपनी कंट्री में इस तरह से जो है वो लॉज बनाइए या इस तरह से आप काम करिए। मीन्स स्टेट के पास फुली कंट्रोल है डिसीजन मेकिंग का, वो अपने डिसीजन खुद लेगा, इंटरनल मैटर्स पे भी एंड एक्सटर्नल मैटर्स पे भी। सो दीज आर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ गार्नर। नेक्स्ट वी हैव ओरिजिन थ्योरीज ऑफ द स्टेट। कि स्टेट ओरिजिन कैसे हुआ, इसके रिगार्डिंग क्या क्या थ्योरीज हैं। सो द फर्स्ट वन इज डिवाइन राइट थ्योरी।
फॉर द ओरिजिन ऑफ स्टेट। सो डिवाइन राइट थ्योरी, इसको ट्रेडिशन बिलीफ्स के अकॉर्डिंग जो स्टेट है दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, भगवान के दिया हुआ गिफ्ट है, जिसे जो राजा है एज अ गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। ठीक है, किंग इज अ गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। और कई बार तो ऐसा है कि जो राजा है वो खुद को ही भगवान मान बैठते हैं कि वही जो है वो भगवान है। हम ट्रेडिशनल हमारे पास में कई इसके रिगार्डिंग स्टोरीज हिस्ट्री में कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, लाइक फेरोज ऑफ इजिप्ट, वो खुद को गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मान रहे हैं, वो खुद को मान रहे हैं कि वही गॉड है, उस स्टेट में वही गॉड है। एंड लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने काफ़ी सारे इन्वेजन्स के बाद अपनी ताकत बढ़ाने के बाद खुद को भगवान ही मानना शुरू कर दिया। तो बोलते हैं कि स्टेट जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक डिवाइन राइट, अभी राजा का राइट है ये, क्योंकि वो राजा जो है वो भगवान के द्वारा भेजा हुआ उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन ट्रेडिशनल थ्योरी से बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ एब्सोल्यूट मोनर्की। ये एब्सोल्यूट मोनर्की को जस्टिफाई करता है दिस थ्योरी। जो डिवाइन राइट थ्योरी है ये मोनर्की की तरफ बढ़ाती है कि जो भी राजा है वही सब कुछ है, वही भगवान है, वही कंट्रोल करेगा पूरी पॉपुलेशन को, डिफाइन करेगा उनके लॉज, उनकी जस्टिस, उनके राइट्स को। सो बोलते हैं कि ये जो मॉडर्न व्यूज़ हैं वो इसको नाम देते हैं एब्सोल्यूट मोनर्की का, जहाँ लाइक नॉर्थ कोरिया। ठीक है, कि एक ही पर्सन जो है वो अकेले डिसीजन लेगा। सो बोलते हैं इस थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया जाता है बाय द थिंकर्स। नेक्स्ट वी हैव फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेट का ओरिजिन है वो किस तरह से हुआ, फोर्स के थ्रू। मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग था उसने वीक पे रूल किया थ्रू फोर्स, जिसके पास ज़्यादा ताकत थी। एंड पावर एंड डोमिनेशन, भाई जिसका कंट्रोल है, जितनी जगह पे कंट्रोल कर सकता है, जितने एरियाज़ पे कंट्रोल कर सकता है, जितनी आबादी पे कंट्रोल कर सकता है, उसी वो एरिया उसके लिए उसका स्टेट हुआ। एंड स्टेट वर फॉर्म थ्रू वॉर एंड कंक्वेस्ट, जिसने लड़ाइयाँ जीती, लड़ाई करके जो भी अपना एरिया को कंट्रोल कर लिया, तो इस तरह से स्टेट का निर्माण हुआ। एंड नेक्स्ट वी हैव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन क्रिएशन, स्टेट इज़ अ ह्यूमन क्रिएशन नॉट अ डिवाइन वन। ये थ्योरी बोलती है कि स्टेट तो ह्यूमन क्रिएशन है, लोगों ने स्टेट को बनाया है। इसने डिवाइन थ्योरी को चैलेंज किया कि गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं है, मतलब किसी राजा की संपत्ति जो नहीं है स्टेट, बल्कि लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों ने उसको लेजिटिमेसी प्रदान की है। एंड और किस तरह से बनाया गया, जैसे होब्स यहाँ पे बोलते हैं कि एब्सोल्यूट स्टेट फॉर सिक्योरिटी, कि लोगों ने स्टेट को क्यों चुना, क्योंकि लोग डरते हैं कि इसलिए अपनी पावर किसी एक को सौंप देते हैं ताकि वो उनको सिक्योर रख सकें। चाहे वो कोई भी कंट्री है जहाँ पे इधर इट्स भी डेमोक्रेसी, कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि वो उनके लिए अच्छा काम करेंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, उनको एक्सटर्नल एनिमी से प्रोटेक्ट करेंगे। तो लोगों में डर है, इसलिए लोग जो है वो स्टेट का निर्माण करते हैं। एंड लोकी बोलती है लिमिटेड स्टेट टू प्रोटेक्ट राइट्स। अगेन वही, ये राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग अपने राइट्स को जो उनके नेचुरल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो स्टेट को निर्माण करते हैं। एंड रूसो बात करते हैं जनरल विल की, क्योंकि सभी लोग सहमत हैं। अगर एक कम्युनिटी है जो चाहती है कि भाई हम अलग होना है, या जिस तरह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, सो दिस इज़ अ विल ऑफ द पीपल। उन लोगों की फीलिंग्स थी कि भाई हमें एक अलग कंट्री चाहिए। जितने भी कंट्रीज़ में इस वर्ल्ड में जितनी और भी कंट्रीज़ का निर्माण हुआ, तो उनकी अपनी एक इच्छा थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की इच्छा थी, तो इसलिए उन्होंने उसको एक स्टेट का निर्माण हुआ। तो इसमें जो है वो कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, है ना। तो इस तरह से बोलते हैं जनरल विल पे डिपेंड करता है कि स्टेट क्या होगा। एंड द लास्ट वन इज इवोल्यूशन थ्योरी। वी हैव द इवोल्यूशन थ्योरी एंड दिस थ्योरी इज़ द मोस्ट साइंटिफिक, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक थ्योरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी की। किस तरह से इवोल्यूशन हुआ एक स्टेट का। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट एक रात में नहीं बना है, स्टेट बना है फैमिली से, फैमिली से ट्राइब्स का फॉर्मेशन हुआ। कुछ ट्राइब्स मिलके अपने विलेज का निर्माण करते हैं एंड कई सारे विलेज मिलके जो है वो एक स्टेट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से एक स्टेट का इवोल्यूशन होता है।
So these are the theories regarding the origin of the state. Next we have the ideological views. बिकॉज कई हमारे पास हमने अभी प्रीवियसली कवर किया काफ़ी सारी आइडियोलॉजीज़. सो उनके अकॉर्डिंग उनमें से भी कुछ को चेक करते हैं कि किस तरह वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट का डेफिनेशन क्या है. सो वी हैव द फर्स्ट इज़ लिबरल व्यू एंड मार्क्सिस्ट व्यू. लिबरल्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम प्रायोरिटी है. लिबरल मानते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसलिए वो एक स्टेट का निर्माण करते हैं ताकि कोई दूसरा जो है उनकी फ्रीडम को वायलेट ना करे. इनके अकॉर्डिंग स्टेट न्यूट्रल एम्पायर की तरह होनी चाहिए जो किसी के साथ पक्षपात ना करे, एंड मिनिमल इंटरफेरेंस होना चाहिए. मिनिमम इंटरफेरेंस की स्टेट इंटरफेरेंस तभी करे जब राइट्स को वायलेट किया जाए, वरना स्टेट जो है बीच में कोई इंटरफेरेंस ना करे. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट इज़ अ नेसेसरी इविल. स्टेट होना तो नहीं चाहिए पर चलो है तो बोलते हैं कि ये एक बुराई है लेकिन ज़रूरी है. बुराई है लेकिन ज़रूरी है. लाइक इसके एग्ज़ाम्पल में आप कुछ आप आर्मी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि ठीक है आर्मी या लड़ाई होनी तो नहीं चाहिए लेकिन स्टेट्स के पास अपनी आर्मी होनी चाहिए सो दैट कि कोई अटैक ना करे. है होना तो नहीं चाहिए लेकिन मतलब ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर है तो एक ज़रूरत वाली बुराई है, जो बुरा काम है लड़ाई करना, लेकिन फिर भी वॉर्स आर बैड बट दे आर नेसेसिटी ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल एनिमीज. सो इसलिए जो है वो वेपन्स भी होने चाहिए सो दैट इट्स अ नेसेसरी इवल. मार्क्सिस्ट इसके रिस्पॉन्स में कहते हैं कि स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास. ये तो हमने पढ़ा लिबरल्स के व्यू कि लिबरल्स के व्यू क्या है स्टेट के रिगार्डिंग. मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओवर रूलिंग क्लास. जो रूलिंग क्लास है उसका एक इंस्ट्रूमेंट है लोगों पे राज करने का, लोगों पे शासन करने का. लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस सर्व इंटरेस्ट ओनली क्लास इंटरेस्ट है ना. जो भी लॉज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं वो सारे के सारे जो किसी पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाए गए हैं. कैपिटलिस्ट स्टेट इज़ नॉट न्यूट्रल. की कैपिटलिस्ट स्टेट अगर कोई है तो वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा. कैपिटलिस्ट स्टेट जहाँ पे पूंजीवाद है तो वहाँ पे सिर्फ फ़ायदे की बात की जाएगी कुछ जो अपर क्लास के हैं उनके द्वारा. तो जो बोलते कभी भी जो लोअर क्लास है वर्किंग क्लास है उसके लिए न्यूट्रल नहीं रह सकते. अकॉर्डिंग टू मार्क्स वन डे स्टेट विल विदर अवे. तो बोलते कि एक दिन तो इस स्टेट को मिट ही जाना है, ये बचेगा नहीं, मतलब ख़त्म हो जाएगी. स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी जब लोग जो है वो रिवोल्ट करेंगे, वर्किंग क्लास जो है वो रिवोल्ट करेगी. तो बोलते हैं कि उस एक जो स्टेट का कंसेप्ट है ये ख़त्म हो जाएगा. सो दिस इज़ द लिबरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू. नेक्स्ट वी हैव पोस्ट मॉडर्न व्यू. पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स कहते हैं कि पावर इज़ नॉट जस्ट विद इन द स्टेट. हमने भी पढ़ा था कि पावर जो है वो स्टेट के पास नहीं है. पावर every institutions, media, organization, corporation, educational institutions, they all have the power. पहले ये माना गया कि पावर सिर्फ स्टेट के पास है, लाइक उनके पास बिकॉज पुलिस है, आर्मी है, तो इसलिए उसके पास पावर है. लेकिन अब मॉडर्न जो व्यू है वो पोस्ट मॉडर्न व्यू जो है वही कहते हैं कि पावर सभी के पास है. मीडिया के पास, सोशल मीडिया जो है इनके पास पावर है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास पावर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है पावर. एंड सर्विलेंस एंड नॉलेज आर आल्सो पावर. ये भी एक पावर है कि जब लोग मान लीजिए गवर्नमेंट जो है आपके ऊपर सर्विलांस कर रही है, ठीक है जी, आप आपके जो डिजिटल राइट्स है उसको वायलेट करके आपकी प्राइवेसी को वायलेट किया जा रहा है. तो बोलते हैं ये भी एक तरह से पावर है जिससे वो आपके व्यू पॉइंट्स को समझेंगे, क्या आप अच्छा या क्या आप बुरा जो है वो सरकार के प्रति जो सत्ता में है उसके प्रति जो है कैसी सोच रखते हैं. तो जिसका यूज़ करके आपको जो है वो भ्रमित जो है इजीली किया जा सकता है. सो दिस इज़ द पोस्ट मॉडर्न व्यू रिगार्डिंग द स्टेट. नेक्स्ट इज़ कम्युनिटेरियन व्यू. कम्युनिटेरियन इज सेज दैट स्टेट इज़ जस्ट नॉट अ रेफरी बट आल्सो मोरल गाइड. स्टेट का काम सिर्फ एज अ रेफरी की तरह नहीं है जो सिर्फ देखेगा, बल्कि एक मोरल गाइड है कि इसने सुधार भी करना है, आपको मोरालिटी के बारे में बताएगा भी. प्रमोट कम्युनल वैल्यूज़. जो कम्युनल वैल्यूज जो कम्युनिटी को जोड़ सकें, ट्रेडिशंस को फॉलोअप कर सकें, तो उन वैल्यूज़ को प्रमोट करना भी स्टेट का काम है. एंड शेयर ट्रेडिशन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. जिससे क्या होगा कि अगर ट्रेडिशंस को शेयर किया जाएगा, उनको
रिस्पेक्ट किया जाएगा सभी ट्रेडिशंस को, तो इससे जो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होता है, वो कंट्री स्ट्रॉन्ग बनती है, नेशनल यूनिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट वी हैव वेलफेयर स्टेट व्यू अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो वेलफेयर स्टेट का क्या व्यू है इसके रिगार्डिंग में? स्टेट शुड प्ले अ पॉजिटिव रोल, को स्टेट को एक पॉजिटिव रोल निभाना चाहिए। स्टेट शुड प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी स्टेट का काम है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये भी स्टेट का ही काम है, जैसे फ्रीडम, वेल बीइंग एंड लॉन्ग लाइफ, लोग जो है अच्छी तरह से जी पाएँ अपना जीवन, बेसिक एमिनिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, शेल्टर, है ना, या कोई ऐसे कहे कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को मिले, ये सब सुनिश्चित करना एक वेलफेयर स्टेट का पर्पस होना चाहिए। सो दीज आर द आइडियोलॉजीज वी हैव स्टडीड। नेक्स्ट वी हैव फंक्शन एंड रिलेवेंस, क्या काम स्टेट करेगा एंड इसका क्या रिलेवेंस है प्रेजेंट टाइम में। सो फंक्शंस, ट्रेडिशनल फंक्शन की बात करें तो स्टेट को सिर्फ माना गया कि स्टेट का काम सिंपली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, या फिर डिफेंस करना है, या जस्टिस प्रोवाइड करना है, कि ना स्टेट का सिर्फ यही काम माने गए बेसिकली 3। लेकिन मॉडर्न फंक्शंस, मॉडर्न जो फंक्शंस हैं स्टेट के, वो है वेलफेयर भी प्रोवाइड करना है, लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए, सभी को बेसिक एमिनिटीज़ अच्छे से मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो कोई अपर क्लास से है, कोई लोअर क्लास से है इकोनॉमिकली, सो उनको जो है अगर कोई लोअर क्लास है तो उसको वेलफेयर स्कीम्स देके, जैसे लाइक इफ़ वी टॉक जो अपने कंट्री में सिस्टम है ना राशन प्रोवाइड करने का, या फिर हर घर नल योजना, या फिर पशुधन योजना, कुछ भी ऐसी स्कीम्स जो है वेलफेयर, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, इस तरह की स्कीम्स को भी स्टेट लॉन्च करना स्टेट का काम है। नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन, कि इन लॉ ऑर्डर या डिफेंस या जस्टिस के अलावा लोगों को एजुकेट करना है, एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। हेल्थ एंड इकोनॉमिक रेगुलेशंस होने चाहिए कंट्री में, स्टेट में, सो दैट स्टेट जो है अच्छे से फंक्शन कर सके, प्रोस्पर कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या चैलेंजेस जो है वो स्टेट को फेस करने पड़ते हैं प्रेजेंट वर्ल्ड में। सो द फर्स्ट वन इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जिसने पूरे स्टेट्स को एंड अराउंड द वर्ल्ड जो है एक मंच पे ला के रख दिया है, जहाँ पे एक पे होने वाला जो भी इम्पैक्ट है वो दूसरी कंट्री को भी फेस करना पड़ता है, दूसरे स्टेट को भी फेस करना पड़ता है। जो डिसीजंस हैं नेशनल पॉलिसी की, जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस है, उसको इम्पैक्ट करते हैं आज MNCs एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ोन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस है, वो स्टेट्स को, मेंबर स्टेट्स को या फिर सभी स्टेट्स को जो है वो माननी पड़ती हैं। एंड कैपिटल कैन मूव आउट ऑफ कंट्री क्विकली। तो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, जहाँ पे ट्रांजैक्शन इजी है, बातचीत इजी है, आप कहीं पे भी अराउंड द वर्ल्ड बात कर सकते हैं इजीली, तो ट्रांजैक्शन को इजीली, जो कैपिटल है उसको इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक स्टेट से दूसरे में। अगर कोई फ्रॉड करके इंडिया से भाग रहा है, कनाडा, US, इंग्लैंड, कहीं पे भी जा रहा है, तो अपना अकाउंट वहाँ पे ओपन करके यहाँ का जो भी कैपिटल है उसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इस तरह से भी जो है ये इम्पैक्ट करता है स्टेट को। एंड लोकल इंडस्ट्री फेस ग्लोबल कंपटीशन। तो इस ग्लोबलाइजेशन से जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग्स है, एग्रीकल्चर है, ये भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है, जिससे कि जो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो स्टेट की सोवर्निटी है, जो बात की जाती है कि स्टेट जो है अपने डिसीजन खुद लेता है इंटरनली और एक्सटर्नली, वो जो सोवर्निटी है वो शेयर्ड हो जाती है। क्योंकि शेयर्ड इस तरह से कि अब एक स्टेट दूसरी स्टेट के पॉलिसी को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इससे वो एक शेयर्ड होगा एंड लिमिटेड है, नॉट एब्सोल्यूट। लाइक अगर इंडिया जैसे USA जो बात करता है कि ट्रेड्स पे कंट्रीज़ को टैरिफ लगाने की बात की गई, अगर जो उसकी बात ना मानी जाए, मींस USA की पॉलिसीज़ को फॉलो ना किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ना चला जाए, तो ट्रंप के द्वारा जो था वो रिसेंटली काफ़ी टैरिफ्स अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड कंट्रीज़ पे लगाए गए। एंड सो दिस वे इट इज़
इट रिड्यूसेस द सोवरेनिटी, है ना, ये सोवरेनिटी को कम करता है। एंड जो स्टेट बोला जाता है कि स्टेट कोई कंट्री जो है अपने डिसीजन खुद लेता है, मीन्स ये एक मिथ बन के रह जाता है। नेक्स्ट वी हैव इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, पेंडेमिक्स कैन नॉट बी सोल्व वन स्टेट अलोन। तो आज के इस टाइम में ये जो चैलेंजेस हैं अराउंड द वर्ल्ड, ये अकेले सोल्व नहीं किए जा सकते। लाइक पेंडेमिक्स, हमने रिसेंटली कोरोना पेंडेमिक्स देखा, तो इस तरह से जो पेंडेमिक्स है उसको एक कंट्री के द्वारा सोल्व करना इजी नहीं था, आसान नहीं था। क्लाइमेट चेंज की जो समस्याएं हैं वो किसी एक कंट्री को, पोल्यूशन जो है वो किसी एक कंट्री को इम्पैक्ट नहीं करता है। स्टेट फेसेस प्रेशर टू बैलेंस डेवलपमेंट एज इन्वायरमेंट। स्टेट को जो है प्रेशर में आके डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को बैलेंस करना पड़ता है ना। जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स हैं, चाहे वो नदियों को बचाने की बात है, पहाड़ों को, वन जो जंगल है, या फिर वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात करें, तो इस डेवलपमेंट जो वर्क है चाहे स्टेट के, उसमें भी ये एक बैलेंस लाने की कोशिश करता है। एंड बोलते इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डू नॉट रिस्पेक्ट बॉर्डर, सोल्यूशन रिक्वायर कलेक्टिव ग्लोबल एक्शन। ये बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर इन्वायरमेंटल कोई प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो सी लेवल राइज हो रहा है, तो ये किसी एक कंट्री के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता। एंड किसी एक कंट्री को ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये अराउंड द कंट्रीज़ जो है वो इम्पैक्ट डालता है। सो नेक्स्ट वी हैव साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी किस तरह से स्टेट्स के लिए एक चैलेंज है। साइबर अटैक्स कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। एंड डिफ़िकल्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज जो अटैकर है वो नॉन स्टेट एक्टर है, स्टेट से बाहर कहीं से अटैक कर रहे हैं। लाइक कोई चाइनीज़ स्पाइज अगर किसी कंट्री में अटैक कर रहा है, कोई इंडियन स्पाइज है, या कोई भी किसी भी कंट्री का कोई स्पाई है वो दूसरी कंट्री में साइबर अटैक लॉन्च कर रहा है। हैकर्स है, गवर्नमेंट के डाटा को अफेक्ट कर रहे हैं। सो थ्रेट टू डाटा, इलेक्शन, बैंकिंग, एंड इसी तरह से ये इलेक्शंस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, बैंक से डाटा चुरा सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो चोट पहुंचती है, नेशनल सिक्योरिटी को वीक किया जा सकता है इसके द्वारा। सो नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन राइट प्रेशर्स। लाइक ह्यूमन राइट कमीशंस, है ना, ये प्रेशर्स बना सकते हैं स्टेट पे कि राइट्स को फॉलो करने के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, एनजीओज क्वेश्चन स्टेट एक्शंस कि स्टेट किस तरह से एक्शन, अगर कहीं पे कोई रिवॉल्यूशन हो रहा है, कोई किसी स्टेट में अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो स्टेट वहाँ पे किस तरह के एक्शन ले रही है, तो उस पे प्रेशर बना सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया एंड एनजीओज। तो इसी तरह से इंटरनल मैटर बिकम इंटरनेशनल इशूज़। ठीक है जी, इन मीडिया की वजह से या ह्यूमन राइट प्रेशर्स के या इस डिजिटल ग्लोबलाइजेशन से जो इंटरनल मैटर है वो भी ग्लोबलाइज हो जाते हैं। एंड जिससे क्या होगा, स्टेट आर इंक्रीजिंगली जज्ड बाय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। तो उसको जज किया जाता है स्टेट को कि यहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो रहा है। तो जिसके उपरांत जो है वो इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं उस पर प्रेशर बनती है उसको पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए या न्यू पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो इन द एंड वी सी द कंक्लूजन, इन द प्रेजेंट इरा स्टेट इज़ नॉट डिसअपियरिंग बट इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। तो एंड में ये हम कह सकते हैं कि स्टेट हालांकि डिसअपियर नहीं हो रहा है, कि ग्लोबलाइजेशन से जो हम बात करें कि जो बॉर्डर्स है वो ख़त्म हो गए, अब ग्लोबल वर्ल्ड है, एक परिवार है, तो ऐसा नहीं है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है। ख़त्म नहीं हो रहा स्टेट, लेकिन ट्रांसफ़र जरूर हो रहा है। पावर अब ग्लोबल शेयर हो रही है। पावर पहले अब किसी एक पार्टी, एक पर्सन के पास किंगशिप में है ना, अथॉरिटी के पास नहीं है, ग्लोबल पावर है, पावर को शेयर किया जा रहा है। कोई दूसरी कंट्री में भी अपनी पॉलिसीज़ को किस तरह से व्यू रखता है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको चेंज करवाया जाता है। अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा। एंड सोवरेनिटी इज़ लिमिटेड एंड कंडीशनल। सोवरेनिटी हमने अभी बात करी कि सोवरेनिटी जिसकी हम बात किया जाता है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर जो वो स्टेट के पास है, तो देखिए अब ये लिमिटेड है ना, स्टेट जो है वो सोवरेन नहीं रही है। सो ग्लोबलाइजेशन, environmental issues, cyber threats and human rights concern have transformed the state from absolute authority into concentrated and cooperative political entity। ठीक है, तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन या इन सभी मैटर्स ने, इन सभी चैलेंजेस ने अब जो ट्रांसफॉर्म किया है स्टेट्स को
स्टेट की जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जो स्टेट की एब्सोल्यूट पावर है, उसको चैलेंज करते हुए उस पावर को शेयर किया है, ठीक है जी। एंड और जो कोऑपरेटिव एंटिटी इसको एक तरह से बनाया है, एक लिमिटेड कंसंट्रेट मीन्स लिमिटेड एंटिटी बना दिया, जहाँ पे स्टेट जो है वो कोई भी डिसीजन बिल्कुल पूरी तरीके से खुद से नहीं ले सकता है। सो दिस वाज द सेशन फॉर टुडे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड you want to be continue with us, so do like, share and subscribe the channel. We'll meet you soon in our next video. Till then, thank you, have a good day.